भारत समृद्धि के तत्वावधान में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के हिंदवी स्वराज्य की परिकल्पना और भारत के समान विद्यमान वर्तमान चुनौतियां, इस कार्यक्रम में समारोह की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर वीवी मलिक साहब, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी माननीय अनिल ओक जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति माननीय रंगनाथ पांडे जी, और शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे हम सब के बड़े पुराने सहयोगी माननीय जगदीश गांधी जी, मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के संयोजक मेरे सहयोगी श्याम जी त्रिपाठी जी, और सभागार में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के हिंदवी स्वराज्य की परिकल्पना पर जब हम लोग विचार करने के लिए बैठे तो सबसे मुख्य बात यह जानने की है कि 6 जून 1674 को जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तो वह एक प्रकार से भारत की पहली स्वतंत्रता थी, पहला स्वतंत्रता दिवस था भारत का। इस दृष्टि से इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की परिकल्पना, उसके तीनों पहलू हैं। राजनीतिक पहलू भी है, आर्थिक पहलू भी है और सांस्कृतिक पहलू भी है। तीनों पहलू उसके हैं। मैं बहुत सूक्ष्म रूप में इन्हीं तीनों पहलुओं पर चर्चा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले राजनीतिक पहलू की बात करें तो राजनीतिक दृष्टि से छत्रपति शिवाजी महाराज केवल मराठों की या महाराष्ट्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। जब हिंदवी स्वराज्य की बात है तो पूरे देश के स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे। और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत में आक्रमण हुआ था, जाहिर से इनकी जब पराजय हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के सामने, 712 से 1674 के बीच में पूरे राष्ट्र के अखंडता की लड़ाई, यह अखंड भारत की परिकल्पना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की परिकल्पना अखंड भारत की परिकल्पना है, यह मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। इस दृष्टि से स्वराज्य की लड़ाई 712 के बाद 1674 तक जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका राज्याभिषेक हुआ, इस प्रकार का संघर्ष, इस प्रकार की स्वतंत्रता की लड़ाई इस देश में किसी ने नहीं लड़ी थी। लोग अपनी रियासतों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन यह शिवाजी महाराज थे जो अखंड भारत की, जिनकी परिकल्पना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। और उसकी राजनीतिक दृष्टि कहां तक थी? रायगढ़ का जो किला है छत्रपति शिवाजी महाराज का, उसमें एक दिल्ली गेट भी है। अब रायपुर से दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन रायपुर के किले में दिल्ली गेट होना छत्रपति शिवाजी महाराज के विजन को बताता है, उनकी दूरदृष्टि को बताता है कि उनकी दृष्टि कहां थी। भारत की राजधानी दिल्ली पर उनकी दृष्टि थी। वह केवल उनका राज्य कहां तक सीमित था? पहले तो उनका राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक तक ही सीमित था, लेकिन जब उनका राज्याभिषेक हुआ है तब उनका राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक तक सीमित नहीं था। पुरंदर संधि के दौरान मुगलों को जो राज्य के हिस्से उन्होंने दे दिए थे या चले गए थे, वह भी उन्होंने वापस ले लिए थे। और केवल उतना ही नहीं, उनका राज्य जब राज्याभिषेक हुआ है तो गुजरात में वलसाड जो वेस्टर्न कोस्ट है और चेन्नई में जिंजी जो ईस्टर्न कोस्ट है, इस दूरी तक 1600 किलोमीटर की दूरी तक उसकी विड्थ कम थी, उसकी चौड़ाई कम थी, लेकिन उसकी लंबाई बहुत अधिक थी। और उसमें महाराष्ट्र भी था, कर्नाटक भी था, आंध्र प्रदेश भी था, मौजूदा तेलंगाना भी था, मौजूदा पुडुचेरी भी था, मौजूदा तमिलनाडु भी था। बहुत लंबे भूभाग को, जिस प्रकार से अखंड भारत की परिकल्पना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, और इस राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने नई युद्ध शैली को जन्म दिया था। और वह युद्ध शैली उनकी
गुरिल्ला वार की युद्ध शैली थी। शत्रु पर आक्रमण, गुरिल्ला तरीके से शत्रु पर आक्रमण करना। 1971 के युद्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं, विषयांतर नहीं हो रहा, केवल 1 मिनट में अपनी बात बताऊंगा। 1971 के युद्ध में जनरल मानिक शाह ने इसी गुरिल्ला वार का प्रयोग किया था और उसको उन्होंने डॉग फाइट का नाम दिया था। डॉग फाइट जानते हैं किसको कहते हैं? मोहल्ले में कोई बाहरी कुत्ता आ जाता है तो मोहल्ले के कुत्ते एकत्र हो जाते हैं और 3 कुत्ते सामने से खड़े होकर बाहरी कुत्ते को घेरने की कोशिश करते हैं और चौथा कुत्ता पीछे से उस पर हमला कर देता है। यह एक प्रकार से गुरिल्ला वार, और इसी के जरिए पाकिस्तान के टुकड़े हुए और बांग्लादेश में 1 लाख लोगों का सरेंडर कराया था जनरल मानिक शाह ने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो बीजापुर का जनरल था, जैसे सरेंडर हुआ था बीजापुर का जनरल, उसको वह उनको मारने के लिए आया था प्रतापगढ़ के किले में, और प्रतापगढ़ के किले में उन्होंने अफजल खां का भगनखे से वह बताने की आवश्यकता नहीं। यह उनकी गुरिल्ला युद्ध शैली थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, कि वह आगरा भी गए और औरंगजेब के कब्जे में होने के बाद मिठाई की टोकरी में बैठ के वहां से निकल गए। छत्रपति शिवाजी महाराज जब काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला हो रहा था, उसके बाद वह काशी भी गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के कोने कोने में गए थे और कहीं पर भी उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। 900 साल के बाद पहले राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में पराजय का सामना नहीं किया। तो यह उनकी राजनीतिक शक्ति थी, एक राजनीतिक परिकल्पना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनकी आर्थिक परिकल्पना क्या थी? आर्थिक परिकल्पना जैसे अभी बताया, उपाध्याय जी बता रहे थे, गोवंश की रक्षा। अगर आप देखें तो भारत के आर्थिक ढांचे का आधार क्या है? मैं अगर एक शब्द में आपको कहूं तो भारत के आर्थिक ढांचे का आधार बलराम और श्री कृष्ण है। जब मैं बलराम की बात करता हूं तब मैं खेती की बात करता हूं, क्योंकि उनके कंधे पर हल होता है, और जब मैं श्री कृष्ण की बात करता हूं तब मैं गोपालन की बात करता हूं, क्योंकि वह गोपाल। और भारत के आर्थिक संरचना में खेती का और गोपालन का सबसे बड़ा भारत को स्वावलंबी बनाने में केवल बलराम का और श्री कृष्ण का ही। अगर उनकी विचारधारा पर चले तो आर्थिक स्वावलंबन में, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को रखा था, क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन को देती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रेवेन्यू कलेक्शन के जो नियम बनाए थे, रेवेन्यू कलेक्शन के नियम में यह था कि रेवेन्यू विल बी कलेक्टेड आफ्टर इवेल्युएटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द रेन। कितनी बरसात हुई है, कितनी वर्षा हुई है, उसका मूल्यांकन करने के बाद उसके आधार पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। यानी रेवेन्यू कलेक्शन आम आदमी का, आम किसानों का वह शोषण नहीं था। आज बैंकों से कर्ज मिलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य की आर्थिक परिकल्पना में किसानों को सबसे पहले बीज के लिए, सीड के लिए लोन दिए गए, किसानों को खाद के लिए लोन दिए गए, किसानों को बिल्कुल सस्ती दरों पर सब्सिडाइज, जिसको कहते हैं, सिंचाई के संसाधन मुहैया कराए। तो उनकी आर्थिक परिकल्पना थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। 100 दुर्गों का निर्माण किसी ने नहीं करवाया। 100 फोर्ट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, या तो 100 दुर्गों का उन्होंने निर्माण करवाया है या उनका रिनोवेशन करवाया है। यह भी आर्थिक संरचना में देश के काम आता था। इसमें भी काफी लोग इन्वॉल्व थे। और अगर सांस्कृतिक की चर्चा करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सांस्कृतिक योगदान है भारत में, उस योगदान की परिकल्पना करना मुश्किल है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सब माननीय अनिल ओक जी को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक कवि थे भूषण, वह छत्रसाल के कवि थे, लेकिन कवियों के इतिहास में वह अकेले कवि थे जिनको छत्रसाल ने, जब वो छोड़ के जा रहे थे बुंदेलखंड को, उन्होंने कहा अब मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जाऊंगा। तो छत्रसाल ने, उनके उस समय डोली जाती थी और उसको कहार उठाते थे, लेकिन महाराजा छत्रसाल ने उनकी डोली को उठाया था, भूषण की डोली को उठाया था। एक बार एक सभा में, एक किसी राजा की सभा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी चले गए थे। वहाँ उन्हें कोई कुर्सी नहीं दिखाई पड़ी, तो वह उस राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। राजा के मंत्री ने कहा कि आप वहाँ क्यों बैठ गए हैं? तो उन्होंने कहा मैं छत्रपाल का वंशज हूँ, और छत्रपाल की तो डोली राजा लोग उठाया करते हैं, मैं तो उनके सिंहासन पर ही बैठा हूँ। लेकिन मैं भूषण की चर्चा करूंगा तो राजनीतिक शक्ति के विषय में भूषण ने जो लिखा है
मैं केवल 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। इंद्र जिमि जंभ पर, बाणों सुवंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है। दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। यानी उन्होंने रघुराज से तुलना किया, राम से तुलना किया, मृगराज से तुलना किया। किसकी किया? तेजतम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, कृष्ण भी आ गए, कान्ह जिम कंस पर, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मलेच्छ वंश पर जो यवनों का वंश था, जो मुगलों का वंश था, उस पर उसी प्रकार से प्रहार करने वाले का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। यह उस समय के कवि ने लिखा। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। और जब मैं सांस्कृतिक संरचना की बात कर रहा हूं, वेद राखे विदित, पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अति रसना सुधर में, हिंदुल की चोटी। यह अब मूल विषय पर मैं आ रहा हूं जो कवि भूषण लिख रहे हैं। हिंदुल की चोटी रोटी राखी है सिपहियन की, यानी धर्म की भी रक्षा किया और अर्थतंत्र की भी रक्षा की। हिंदुल की चोटी रोटी राखी है सिपहियन की, कांधे में जनेऊ राखो। आज अगर जनेऊ हम पहन रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी की वजह से पहन रहे हैं। कांधे में जनेऊ राखो, माला राखी घर में, मोड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह। मतलब इनको चूर चूर कर दिया। मोड़ी राखे मुगल, मरोड़ी राखे पातशाह, बैरी पीस राखे वरदान राखे घर में, राजन की हद राखी, तेज बल शिवराज, देव राखे देवल, स्वधर्म राखे घर में। राखी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान को तिलक राखो। हिंदुस्तान के मस्तक के तिलक की रक्षा जिन्होंने किया, उनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। और यही कल्पना है हिंदवी स्वराज्य की जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। वीर सावरकर की एक पुस्तक है, मैं यहाँ सबसे अनुरोध करूंगा, वह पुस्तक राष्ट्रधर्म प्रकाशन में मिल जाएगी। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, उसमें से 5वां स्वर्णिम पृष्ठ जो है वह मराठों के संघर्ष का है। और यह तब तक केवल सीमित नहीं रहा, भारत की स्वतंत्रता अगर मिली है, 1947 में भी भारत की स्वतंत्रता मिली है, तो उसके कारक भी छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जब स्वतंत्रता की नए सिरे से अलख जलाई, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम विफल हो जाने के बाद जब बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की अलख जगाई थी, तो सबसे पहला काम जानते उन्होंने क्या किया था? शिवाजी महोत्सव का आयोजन। यह बाल गंगाधर तिलक का पहला कार्य था। छत्रपति शिवाजी का प्रेरणा स्रोत थे, बाल गंगाधर तिलक के भी थे, भगत सिंह के भी थे, चंद्रशेखर आजाद के भी थे, शिवराम राजगुरु के भी थे, सुभाष चंद्र बोस के भी थे, राज बिहारी बोस के भी थे। अगर एक सिरे से आप देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के केंद्र में, अगर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गीता की तरह किसी व्यक्तित्व को लोग पढ़ रहे थे तो उस व्यक्ति का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, कितने लोग रहे, कितने लोग नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भारत जिस द्वंद्व की स्थिति में खड़ा है, ऐसी ही द्वंद्व की स्थिति थी जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने शिवनेरी में 1630 में जन्म लिया था। केवल 50 वर्ष की उनकी आयु थी, केवल 50 वर्ष की आयु थी, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में अमर है। मैं अपनी आखिरी बात 2-3 मिनट में समाप्त करूंगा। हम किस भारत की कल्पना कर रहे हैं, किस हिंदवी स्वराज्य की कल्पना कर रहे हैं? हमारे देश की सीमाएं तय हैं और यह पुराणों में तय। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, उत्तरे यत् समुद्र से हिमाद्र से दक्षिणम तत्र भारत नामनी भारतीय तत्र संतति। जो समुद्र के उत्तर में है और जो हिमालय के दक्षिण में है, सीमाएं तय हो गई ना। वायु पुराण में लिखा हुआ है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक 1000 योजन जो दूरी है, 1000 योजन कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी है। तो हमारे देश की सीमाओं का वर्णन तो पुराणों में है। हमारे देश की सीमाओं का वर्णन कि किस कल्पना की बात हम कर रहे हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज की, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की उपासना पद्धति क्या है। भारत को मां मानो, वंदे मातरम कहो, भारत माता की जय बोलो। अशफाक उल्लाह खां को जब फांसी हो रही थी तो अंतिम इच्छा पूछी गई अशफाक उल्लाह खां से फैजाबाद की जेल में। जानते हैं अशफाक उल्लाह खां ने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कुछ आरजू नहीं है,
कुछ आरजू नहीं है आरजू बस इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन, मातृभूमि की मुट्ठी कोई कफन के अंदर रख दे। जब लखनऊ की जेल से अलग अलग हो रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, तो अशफाकुल्ला खां उदास से बैठे थे। पंडित जी ने पूछा अशफाकुल्ला खां से, क्या फांसी से डर गए हो? अशफाकुल्ला ने कहा कि नहीं पंडित जी। अशफाकुल्ला खां के उद्गार सुनिए, यह मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है। अशफाकुल्ला ने कहा मैं उदास इसलिए हूं पंडित जी क्योंकि आपके धर्म में लिखा है, आप बताते रहते हैं कि हमारे धर्म में लिखा है कि मेरा पुनर्जन्म होगा और मैं फिर अंग्रेजों को मारूंगा जन्म लेकर। मैं उदास इसलिए हूं कि मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस बात को लेकर उदास होना, मातृभूमि के प्रति ये चिंतन, इसलिए मैंने कहा माता भूमि ही पुत्रों पृथ्वी। जब एपीजे कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे तो जम्मू कश्मीर वो एक बार गए और सादिक मोहम्मद उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा मैं वैष्णो देवी जाऊँगा। सादिक मोहम्मद का तो चेहरा ही उतर गया, मुफ्ती मोहम्मद का। तो वह वैष्णो देवी गए और वैष्णो देवी जब अंदर गए तो पुजारी उनको देख के कलाम साहब को एक दुर्गा सप्तशती श्लोकी है, दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में ही 7 श्लोक है, उसने उसका एक श्लोक पढ़ा और उनको प्रसाद देने लगा। आपको जान के आश्चर्य होगा, एपीजे कलाम साहब ने उसको रोक दिया और दुर्गा सप्तशती श्लोकी के बाकी 6 श्लोक कलाम साहब ने वहां मां वैष्णो देवी के सामने खड़े होकर पढ़े। तो उपासना पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन मातृभूमि को मातृ माने। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज जो कुछ हो रहा है काशी में, चुपचाप इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यह महादेव की नगरी है, यह देश ही महादेव का है। महादेव विध्वंस के भी वह हैं भगवान है। तो इसलिए मैं आखिरी पंक्ति पढ़ के अपनी बात को विराम दूंगा। यह भी भूषण की पंक्तियां और कवि ने इतिहास लिखा है, इसके लिए किसी इतिहास के पन्ने में जाने की आवश्यकता नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति अपनी पूरी भावनाएं व्यक्त किया है भूषण कवि ने, और उन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत गौर से इन पंक्तियों को सुनिएगा। इन पंक्तियों में महाकवि भूषण ने सब कुछ लिख दिया है। काशी हूँ की कला गई, मथुरा मसीत भई, काशी हूँ की कला गई, मथुरा मसीत भई, शिवाजी ना हो तो सुन्नत होती सबकी। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, कुंभकर्ण कहा औरंगजेब को उन्होंने, यही मनोवृत्ति है, यह कुंभकर्ण ही मनोवृत्ति है। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर के मोहल्लों के। इससे बड़ा कोई सबूत चाहिए आपको? कोई सबूत चाहिए? आपसे पूछ रहा हूं, बताइए। महाकवि भूषण लिख रहे हैं, तोड़ डाले देवी देव शहरों के मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सकती। यह माला जो हम अपने गले में पहनते हैं। भूषण भड़क भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूई की तफाव की। अब आखिरी 2 पंक्तियां हैं, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, अगर शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यह छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिनकी वजह से आज हिंदू धर्म की रक्षा हो रही। मैं अपनी बात को विराम दूंगा यह कहते हुए, भारत समृद्धि का पिछला कार्यक्रम आदि शंकराचार्य के प्राकट्य का कार्यक्रम था। आदि शंकर ना होते तो आज हम हिंदू ना होते। आज हमारा जो दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यक्रम हो रहा है, और मैं बड़े गर्व के साथ इस बात को कहना चाहता हूं आप सबको, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो आज हम आप हिंदू ना होते, अगर शिवा ना होते तो सुन्नत होती सबकी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा आप लोग नारा लगाएंगे, जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी। धन्यवाद, जय हिंद।